मॉर्निंग। फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत आज हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में जाना था और देखा था कि यह पिगमेंट्स किस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। हमने यह भी जाना था कि ऐसे सभी पिगमेंट्स सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल पर ट्रांसफ़र करते हैं। यह क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एक्टिव रिएक्शन सेंटर कहलाता है। रिएक्शन सेंटर पर एनर्जी को ट्रांसफ़र करने वाले मॉलिक्यूल्स का जो समूह होता है वह समूह फोटोसिस्टम कहलाता है। इमर्सन नामक साइंटिस्ट ने मोनोक्रोमेटिक लाइट के प्रयोग के द्वारा क्वांटम यील्ड को ज्ञात किया था। मोनोक्रोमेटिक लाइट अर्थात एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट का प्रयोग करा क्वांटम यील्ड को ज्ञात करने के लिए। क्वांटम यील्ड किसे कहते हैं? क्वांटम यील्ड किसी एक लाइट क्वांटा को एब्जॉर्ब करने में मुक्त हुए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की मात्रा को क्वांटम यील्ड कहा जाता है। पर लाइट क्वांटा एब्जॉर्ब होने पर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे उसको हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। इमर्सन ने डिफरेंट वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट को डाला और यह देखा कि क्वांटम यील्ड कितनी प्राप्त होती है। उन्होंने पाया कि 680 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से अधिक वेवलेंथ की यदि लाइट हम डालते हैं तो क्वांटम यील्ड एकदम से कम हो जाती है। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की से अधिक की वेवलेंथ की लाइट डालने पर क्वांटम यील्ड कम हो जाती है और 680 नैनोमीटर का यह जो रीजन होता है यह रेड लाइट का रीजन होता है। इस कारण से रेड लाइट की इस रीजन से अधिक वेवलेंथ की लाइट पर क्वांटम यील्ड के कम होने को रेड ड्रॉप कहा गया। अब यह जो रेड ड्रॉप का इंसिडेंस हो रहा है, एकदम से यील्ड कम हो रही है, इमर्सन ने देखा कि यदि हम 680 से हायर वेवलेंथ की लाइट के साथ में यदि हम कुछ लाइट लोअर वेवलेंथ की भी साथ में साइमल्टेनियसली दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें वापस से क्वांटम यील्ड अधिक प्राप्त होने लगती है। 680 से अधिक वेवलेंथ की लाइट खाली हमने दी तो क्वांटम यील्ड कम हो जाती है, लेकिन यदि इस हायर वेवलेंथ की लाइट के साथ में हम 680 से कम वेवलेंथ की लाइट भी दे देते हैं तो क्वांटम यील्ड अधिक प्राप्त होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि जब दोनों लाइट्स को हम साइमल्टेनियसली एक साथ में डालते देते हैं तो जो यील्ड हमें प्राप्त होती है वह इन दोनों लाइट्स को अलग अलग प्रदान करने पर जो टोटल यील्ड प्राप्त होती है उससे भी अधिक प्राप्त हो रही है। मान लीजिए 650 वेवलेंथ की कोई लाइट 650 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट डाली, हमें कुछ मात्रा में यहाँ पर क्वांटम यील्ड प्राप्त हुई और इस हायर वेवलेंथ की हम मान लेते हैं 710 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट डाली तो हमें यह क्वांटम यील्ड प्राप्त हुई। लेकिन जब 650 नैनोमीटर और 710 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को हम एक साथ देते हैं तो क्वांटम यील्ड इन दोनों का जो टोटल सम आता है, इन दोनों के टोटल सम से भी अधिक हमें प्राप्त होगी। इन दोनों का जो टोटल आ रहा है उससे भी अधिक हमें क्वांटम यील्ड प्राप्त होती है। अब यह जो एकदम से दोनों लाइट्स के डलने पर जो यील्ड का बढ़ना था, इस यील्ड के बढ़ने को इस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया कि प्लांट्स में 2 फोटोसिस्टम्स पाए जाते हैं। जो पिगमेंट्स का समूह है वो 2 प्रकार के ग्रुप्स में मिल रहा है। 2 फोटोसिस्टम्स पाए जा रहे हैं जिन्हें हम फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड कहते हैं। ये फोटोसिस्टम इस प्रकार से हैं कि 80 से हायर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जिस रिएक्शन सेंटर में है उसे हमने फोटोसिस्टम फर्स्ट कहा। और वो फोटोसिस्टम जिसमें कि
680 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की लाइट को ही एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। रिएक्शन सेंटर जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर पाता है वो 680 नैनोमीटर तक की ही एब्जॉर्बेंस रख रहा है। तो ऐसे फोटो सिस्टम को हम फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं, अर्थात जहां पर रिएक्शन सेंटर जो है उसका मॉलिक्यूल 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो फोटो सिस्टम 1 है, और रिएक्शन सेंटर यदि 680 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसे हम रिएक्शन सेंटर वो फोटो सिस्टम सेकेंड कहते हैं। स्पेक्ट्रल एनालिसिस द्वारा भी यह पाया गया कि प्लांट्स में क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल दो प्रकार के अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक तो ऐसे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जिनकी एब्जॉर्बेंस 673 नैनोमीटर की होती है, जो कि 673 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा वे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो कि 683 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। कॉक नामक साइंटिस्ट ने देख पाया कि इन दो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स के अलावा एक अन्य क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल और पाया जाता है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होता है, और इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की जो एब्जॉर्बेंस है वो 703 नैनोमीटर की वेवलेंथ की होती है। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रल एनालिसिस भी दर्शाता है कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जो कि 703 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, यह एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कम मात्रा में पाया जा रहा है और एक रिएक्शन सेंटर की तरह से कार्य करता है। दूसरे क्लोरोफिल ए जो कि 673 या 683 नैनोमीटर की वेवलेंथ में पाए जा रहे हैं, यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यह लोअर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों ही फोटो सिस्टम लाइट एब्जॉर्ब करके हमें फोटोसिंथेटिक यील्ड प्रदान करते हैं, लेकिन इन दोनों फोटो सिस्टम में फोटो सिस्टम फर्स्ट हायर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की तक की क्षमता रख रहा है। यदि हम केवल हायर वेवलेंथ की लाइट को देते हैं तो फोटो सिस्टम सेकेंड कार्य नहीं करता, और ऐसी स्थिति में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट ही कार्य करता है, और इस कारण से क्वांटम यील्ड एकदम से कम हो जाती है और रेड ड्रॉप इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हम हायर वेवलेंथ और लोअर वेवलेंथ की लाइट को एक साथ प्रदान करते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों ही फोटो सिस्टम कार्य करते हैं और दोनों साथ कार्य करके एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दर्शाते हैं, जिसके कारण क्वांटम यील्ड दोनों लाइट्स के पृथक पृथक मिलने वाली क्वांटम यील्ड से भी अधिक हो जाती है। यह दोनों फोटो सिस्टम्स एक फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसमें रिएक्शन सेंटर जो है वो P700 या क्लोरोफिल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस फोटो सिस्टम में कैरोटिनॉइड्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि इस फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल बी कम मात्रा में होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड में क्लोरोफिल बी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब यह जो दोनों फोटो सिस्टम्स हैं, इनके कार्य करने का या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, इसको जेड स्कीम के द्वारा समझाया जा सकता है। जेड स्कीम क्या है? जेड स्कीम के अनुसार जब भी लाइट एनर्जी किसी फोटो सिस्टम पर गिरती है तो उसके एसेसरी पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करके इसे अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसफर करते हैं। दोनों ही फोटो सिस्टम्स पर एक साथ लाइट एनर्जी ट्रैप करी जाती है और यह फोटो सिस्टम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड के द्वारा रिलीज किया गया इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू अल्टीमेटली फोटो सिस्टम फर्स्ट पर पहुंचता है और फोटो सिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर द्वारा ग्रहण किया जाता है। कंप्लीट प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? फोटो सिस्टम सेकेंड जिसका कि रिएक्शन सेंटर P680 होता है, इसके द्वारा एनर्जी ग्रहण करने पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया जाता है और यह इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली Q कंपाउंड के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। Q से तात्पर्य है
एक ऐसा कंपाउंड जो कि क्लोरोफिल ए की फ्लोरेसेंस को क्वेंच करता है, उसको शांत करता है। क्यू के द्वारा इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर यह हायर एनर्जी स्टेट में आता है और अल्टीमेटली इस इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्यूनॉन पर ट्रांसफर कर देता है। प्लास्टोक्यूनॉन इस इलेक्ट्रॉन को अगले कैरियर साइटोक्रोम B559 पर ट्रांसफर करता है और साइटोक्रोम B559 से अल्टीमेटली यह इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F को ट्रांसफर किया जाता है। यद्यपि हर ट्रांसफर में यह इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन साइटोक्रोम B559 से साइटोक्रोम F पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और यह एनर्जी एक एडीपी के मॉलिक्यूल को एटीपी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए पर्याप्त होती है। तो इस एनर्जी का प्रयोग अल्टीमेटली एडीपी के मॉलिक्यूल को एटीपी में चेंज करने में या एटीपी के जनरेशन में यूज किया जाता है। साइटोक्रोम F के पास हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता जो आया, इसे यह प्लास्टोसाइनिन पे ट्रांसफर करता है। प्लास्टोसाइनिन इस हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अल्टीमेटली फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 पर ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार से P680 के द्वारा या फोटोसिस्टम सेकेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा गया वो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली विभिन्न कैरियर्स के द्वारा फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 पर आ जाता है। P700 जो कि रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम फर्स्ट का है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया गया था, यह इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आयरन सल्फर युक्त कंपाउंड पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां से यह इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। फेरिडॉक्सिन से यह इलेक्ट्रॉन FAD युक्त फेरिडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के द्वारा NADP पे ट्रांसफर करा जाता है और NADP को रिड्यूस्ड NADP में चेंज करने में प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से इस ट्रांसफर में फोटोसिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा ग्रहण करा जाता है और फोटोसिस्टम फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो NADP के रिडक्शन में काम में आता है, क्योंकि इसके द्वारा ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली फोटोसिस्टम फर्स्ट पर आया और फोटोसिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। वापस से जिन फोटोसिस्टम्स को अपना इलेक्ट्रॉन वही इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त होता, तो इस कारण से इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की प्रक्रिया होती है यह नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहलाती है। यह नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। अब यहाँ फोटोसिस्टम सेकेंड पर एक होल रह गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो गया। फोटोसिस्टम सेकेंड पर यह जो होल रह जाता है, इस होल की पूर्ति वाटर के द्वारा करी जाती है। वाटर, जैसा कि हिल ने बताया था, हमने हिल का कार्य पहले डिस्कस करा था। हिल रिएक्शन, हिल के अनुसार जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है वो वाटर के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी को यूज करके वाटर का हाइड्रोलिसिस हुआ, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल के इस हाइड्रोलिसिस को हम फाइटोलाइसिस कहते हैं। वाटर के फाइटोलाइसिस के द्वारा वाटर से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वह इलेक्ट्रॉन यहाँ रिएक्शन सेंटर सेकेंड फोटोसिस्टम सेकेंड को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वाटर का फाइटोलाइसिस किस प्रकार से रहता है? यह एक 4 स्टेप रिएक्शन होती है जहां पर वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स अल्टीमेटली 4 हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं। यह जो हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, यह हाइड्रोक्सिल आयन नॉन कंपाउंड जिसे कि हम Z से डिनोट कर रहे हैं से रिएक्ट करके अल्टीमेटली ZOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन
रिलीज करे जाएंगे। ZOH होल ट्वाइस जो बना है, यह जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना है, यह इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल अल्टीमेटली 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। इसके साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी रिलीज कर दिया जाता है। तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए यहाँ 4 वाटर के मॉलिक्यूल यूज करे जाते हैं, और 4 जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनसे हमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स वापस से प्राप्त हो जाते हैं। मीन्स वाटर फोटोसिंथेसिस में यूज भी होता है और अल्टीमेटली वाटर का फॉर्मेशन भी होता है। ऑक्सीजन यहाँ फाइटोलाइसिस से रिलीज हुई, साथ ही हमें ये यहाँ हाइड्रोजन आयंस और इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हुए। यह जो इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, यह इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम सेकेंड के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे या रिलीज हुए, ये यहाँ फोटोसिस्टम सेकेंड के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ फोटोसिस्टम सेकेंड पर एक होल है, यह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फिल किया जाता है। हाइड्रोजन आयंस का जो फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयंस बने हैं, यह हाइड्रोजन आयंस यूज करे जाते हैं NADP के रिडक्शन में। इन हाइड्रोजन आयंस का NADP के रिडक्शन में प्रयोग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट से रिलीज हुआ, वह इलेक्ट्रॉन NADP के द्वारा ग्रहण हुआ। हाइड्रोजन आयंस वाटर के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त हुए और अल्टीमेटली रिड्यूस्ड NADP का फॉर्मेशन हुआ। तो इस प्रकार से इस कंप्लीट रिएक्शन में हमें एक तो ATP का फॉर्मेशन या जनरेशन देखने को मिलता है, दूसरा NADP रिड्यूस फॉर्म में हमें मिलते हैं, जो कि सेल की रिडक्शन पावर भी कहलाती है। और इन जो रिड्यूस NADP हैं, इनका प्रयोग डार्क रिएक्शन में या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के एसिमिलेशन या फिक्सेशन में किया जाता है। फाइटोलाइसिस की इस रिएक्शन को यदि हम नेट रिएक्शन की तरह देखें, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली 4 हाइड्रोजन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन्स और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस रिएक्शन की नेट रिएक्शन यदि देखें तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करने के लिए अल्टीमेटली यहाँ पर 4 फोटोन्स एब्जॉर्ब किए जाने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 1 फोटोन के एब्जॉर्ब होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है। तो यहाँ पर मिनिमम 4 फोटोन्स यहाँ पर एब्जॉर्ब हों, और 4 फोटोन यदि यहाँ पर एब्जॉर्ब हो, कुल मिलाकर के यदि 4 यहाँ और 4 यहाँ 8 फोटोन्स यदि एब्जॉर्ब होते हैं, तब यहाँ 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो पाता है। अर्थात 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए मिनिमम 8 फोटोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। साथ ही हम देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक साथ रिलीज हुए हैं, परंतु यहाँ पर यह जो कैरियर चेन है, यह एट ए टाइम 1 इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर कर सकती है। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स यह एक साथ नहीं ग्रहण कर सकते। यहाँ पर ऐसी स्थिति में यह जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से सेल में रिलीज करा जाता है, इसको समझाने के लिए कॉक ने बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्लॉक का आइडिया, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्लॉक के थ्रू समझाया। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन जनरेशन कॉम्प्लेक्स ये डिफरेंट ट्रांजिएंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जनरेशन जो कॉम्प्लेक्स है, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जाता है। इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को S0, S1, S2, S3 और S4 के द्वारा दर्शाया गया। वो कॉम्प्लेक्स जो कि इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स 4 स्टेट्स में पाया जाता है। इसकी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। जब डार्क की स्थिति होती है तो यह कॉम्प्लेक्स S0 या S1 स्टेट में होता है। यदि यह S0 स्टेट में है तो S0 स्टेट से S1 स्टेट में आने पर यह
कॉम्प्लेक्स एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। S1 स्टेट में है तो S1 स्टेट से S2 स्टेट में आने पर यह एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और S2 से S3 स्टेट में आने पर अगेन एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा। S3 से S4 स्टेट में आने पर यह एक इलेक्ट्रॉन और दो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है और लास्ट स्टेट S4 से S0 में आने पर यह वाटर के मॉलिक्यूल को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। तो यहाँ दो वाटर के मॉलिक्यूल ग्रहण करके ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यह जो इलेक्ट्रॉन जनरेशन कॉम्प्लेक्स है इसे हम इलेक्ट्रॉन जनरेशन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन जनरेशन कॉम्प्लेक्स है यह कॉम्प्लेक्स विभिन्न ट्रांजिएंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये जो पांच जो इसकी ट्रांजिएंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये अलग अलग स्टेट्स में चेंज हो रहा है। फोटोसिस्टम सेकेंड जो होता है ये फोटोसिस्टम सेकेंड में मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज हम जानते हैं कई सारी वैलेंसीज में प्रेजेंट होता है, इसकी कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं और मैग्नीज इस इलेक्ट्रॉन जनरेशन कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट होता है, मुख्य भूमिका निभाता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा फोटोसिस्टम सेकेंड से वैसे वैसे यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स से डायरेक्ट फोटोसिस्टम सेकेंड पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जा सकता है या बीच में कोई इंटरमीडिएट भी पाया जा सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जैसे रिलीज हुआ तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सेकेंड जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा तब यहाँ कॉम्प्लेक्स से सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करा जाएगा। तो और लास्ट में जाकर के यह कॉम्प्लेक्स वाटर को से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा और अल्टीमेटली अपनी S0 स्टेट में को प्राप्त करेगा। यदि हम कंप्लीट नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को देखें तो वाटर के द्वारा इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकेंड द्वारा ग्रहण किया गया। फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट में प्राप्त हुआ और फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली NADP के द्वारा ग्रहण किया गया। वाटर से रिलीज किए गए हाइड्रोजन आयन यहाँ NADP के द्वारा ग्रहण हुए और रिड्यूस्ड फॉर्म में NADP का फॉर्मेशन हुआ। रिसाइट्स होते हैं जैसे कि DCMU का यदि हम प्रयोग करें तो यह हर्बिसाइड फोटोसिस्टम सेकेंड को और फोटोसिस्टम फर्स्ट को लिंक करने वाली इस इलेक्ट्रॉन चेन को डिसरप्ट कर देते हैं। यदि यह इलेक्ट्रॉन चेन डिसरप्ट हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट पर नहीं आ पाता और ऐसी स्थिति में ATP का जनरेशन भी नहीं होता। DCMU ट्रीटेड जो सिस्टम्स हैं इनको यदि हम कोई इलेक्ट्रॉन डोनर अवेलेबल करा देते हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन डोनर प्राप्त होने पर फोटोसिस्टम फर्स्ट इसे ग्रहण कर लेता है और NADP का रिडक्शन ऐसा चलता रहता है। DCMU के और इलेक्ट्रॉन डोनर के प्रेजेंस में ATP के जनरेशन का रुकना और NADP के रिडक्शन का कंटिन्यू रहना यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस प्रकार से दोनों फोटोसिस्टम में एक नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चल रहा है जो कि ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। ATP का फॉर्मेशन देखा जाए फोटोसिस्टम सेकेंड का यहाँ पर मेन कार्य है और NADP का रिडक्शन फोटोसिस्टम फर्स्ट का मेन कार्य रहता है। अब इमर्सन के ही प्रयोग की यदि हम बात करें, इमर्सन ने जब 680 नैनोमीटर से लोअर वेवलेंथ की लाइट प्रोवाइड करी तो यह दोनों सिस्टम्स सिनर्जिस्टिकली कार्य कर रहे थे, दोनों ही सिस्टम कार्य करते हैं। लेकिन यदि 680 नैनोमीटर से हायर वेवलेंथ की यदि लाइट दी जा रही होती है तो यह फोटो सिस्टम काम करना बंद कर देता है क्योंकि यह मैक्सिमम 680 नैनोमीटर तक की ही वेवलेंथ को ग्रहण कर सकता है। तो 680 से हायर वेवलेंथ की लाइट पर यह फोटो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में फोटो सिस्टम फर्स्ट ही कार्य करता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट क्योंकि केवल कार्य करेगा हायर वेवलेंथ की लाइट पर, ऐसी स्थिति में इस फोटो सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वह इलेक्ट्रॉन यहाँ NADP के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। केवल हायर वेवलेंथ की लाइट यदि हम प्लांट को अवेलेबल कराते हैं तो फोटो सिस्टम फर्स्ट के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला इलेक्ट्रॉन
वह आयरन सल्फर युक्त कंपाउंड के द्वारा तो ग्रहण किया गया, परंतु यह यहाँ पर पैराडॉक्सिन पर ट्रांसफर ना होकर के एक अन्य कंपाउंड साइटोक्रोम B563 पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह जो साइटोक्रोम B563 पर ट्रांसफर होता है, यह साइटोक्रोम आगे इसका इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B559 पर ट्रांसफर कर देता है। आयरन सल्फर युक्त कंपाउंड से यहाँ साइटोक्रोम B563 पर ट्रांसफर होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है, अगेन यह जो एनर्जी रिलीज होती है यह हायर अमाउंट में एनर्जी होती है और यह एनर्जी एटीपी के जनरेशन में यूज की जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ केवल हायर वेवलेंथ की लाइट प्रदान करने पर फोटोसिस्टम फर्स्ट से रिलीज होगा, आयरन सल्फर युक्त कंपाउंड से ग्रहण किया जाएगा, अल्टीमेटली यह साइटोक्रोम B563 पर जाएगा और यहाँ से यह साइटोक्रोम B559 पे और यह साइटोक्रोम B559 इसे साइटोक्रोम F पर ट्रांसफर करेगा। प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ ये वापस से फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब यदि हमने हायर वेवलेंथ की केवल लाइट प्रदान करी तो यहाँ फोटोसिस्टम फर्स्ट से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन वापस से घूम करके इस फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा ही ग्रहण कर लिया जाता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन वापस से घूम करके उसी फोटोसिस्टम को प्राप्त हो गया। तो ऐसे ट्रांसफर को हम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहते हैं। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तभी भी होता है जब केवल हायर वेवलेंथ की लाइट प्लांट को मिली है, अन्यथा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्लांट्स करते हैं। यदि हम लोअर वेवलेंथ की लाइट दे रहे हैं या लोअर और हायर दोनों वेवलेंथ की लाइट दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में एटीपी का फॉर्मेशन तो होता है लेकिन एनएडीपी का रिडक्शन नहीं होता। यहाँ पर रिडक्शन पावर सेल की जनरेट नहीं हो पाती है, इसलिए थोड़ा लेस एफिशिएंट प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार से प्लांट्स में दो प्रकार के से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल है। एक तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट से रिलीज होकर वापस फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरा नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट से के द्वारा रिलीज किया गया इलेक्ट्रॉन एनएडीपी के द्वारा ग्रहण किया जाएगा, जबकि फोटोसिस्टम सेकेंड से रिलीज किया गया इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा ग्रहण किया जाएगा और वाटर से रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम सेकेंड के द्वारा ग्रहण करे जाते हैं। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में फोटोसिस्टम फर्स्ट ही कार्य करता है, फोटोसिस्टम सेकेंड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जबकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में सिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। सेकेंड, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सोर्स की जरूरत नहीं होती, जबकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी अन्य सोर्स से आएगा। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से केवल एटीपी जनरेट होते हैं, जबकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से एटीपी के अलावा एनएडीपी का रिडक्शन भी होता है। यह जो रिड्यूस्ड एनएडीपी है, यह एनएडीपी का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन में किया जाता है। फोर्थ थिंग, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नॉर्मली कुछ बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, हायर प्लांट्स में ये विशेष कंडीशंस में ही होगा, जबकि नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्योंकि इससे CO2 का एसिमिलेशन होगा तो यह प्लांट्स में
पाया जाता है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कब होगा? जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी या CO2 की लो अवेलेबिलिटी होगी, CO2 कम मात्रा में अवेलेबल है, और या फिर एनारोबिक कंडीशन है। ऐसी स्थिति में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन यदि ऑप्टिमम लाइट अवेलेबल है, लाइट इंटेंसिटी ऑप्टिमम है, CO2 सफिशिएंट मात्रा में है, या एरोबिक कंडीशंस हैं, तो ऐसी स्थिति में नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है। इस प्रकार से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एनएडीपी का रिडक्शन होता है। यह एनएडीपी क्योंकि डार्क रिएक्शन में यूज किए जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए। इस सारी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, या एटीपी का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एटीपी फॉर्मेशन ये दोनों दो सेपरेट रिएक्शन होती हैं, बिल्कुल अलग रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये कपल्ड रिएक्शंस होती हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा एटीपी का जनरेशन होता है, इसे हम देखते हैं। एटीपी का जनरेशन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। नॉर्मल केस में एटीपी के जनरेशन की प्रक्रिया को फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है, लेकिन क्योंकि यह फॉस्फोराइलेशन लाइट के द्वारा करी जा रही है, लाइट एनर्जी को स्टोर करने के लिए करी जा रही है, तो लाइट की प्रेजेंस में हो रहे हैं, इसलिए हम इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दो कपल्ड रिएक्शंस हैं। यह हम कैसे बताएंगे? फर्स्ट थिंग, जैसा हमने देखा था DCMU का प्रयोग के द्वारा, DCMU जो हेर्बिसाइड है वह फोटोसिस्टम सेकेंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन कैरियर जो चेन है, इस चेन को डिस्टर्ब कर देती है, जिसके कारण एटीपी का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन चेन के डिस्टर्ब होने के साथ में ही रुक जाता है। तो एटीपी जनरेशन जो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ना, दोनों एक साथ ही रुक जाते हैं। सेकेंड, यदि हम अनकपलिंग एजेंट्स को यूज करें, अनकपलिंग एजेंट्स जो कि इन दोनों रिएक्शंस की कपलिंग को रोक दें, अनकपलिंग एजेंट्स का यदि प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में एटीपी का जो जनरेशन होता है, एटीपी जनरेशन यह रुक जाता है, एटीपी जनरेशन रुक जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू रहता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कंटिन्यू है, लेकिन एटीपी का जनरेशन रुक गया जब हमने अनकपलिंग एजेंट यूज करे। लेकिन जब हमने DCMU यूज करा तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुकी तो साथ में एटीपी का जनरेशन भी रुक गया। थर्ड जो एविडेंस यह देखा गया है कि जब कभी भी एटीपी का जनरेशन होता है तो इस एटीपी का जनरेशन हमेशा NADP के रिडक्शन के साथ ही होता है। तो NADP का जब भी रिडक्शन होगा तब एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यद्यपि हमने देखा कि NADP का फॉर्मेशन फोटोसिस्टम फर्स्ट में किया जा रहा है, फोटोसिस्टम फर्स्ट के द्वारा किया जा रहा है, और एटीपी का जो फॉर्मेशन है यह फोटोसिस्टम फर्स्ट से फोटोसिस्टम सेकेंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके द्वारा हो रहा है। ये दोनों सेपरेट रिएक्शंस हैं, लेकिन जब भी NADP का रिडक्शन होता है तभी एटीपी का जनरेशन होता है। तो यह जो तीन एविडेंसेस हैं, ये तीनों एविडेंसेस एक बात सिद्ध करते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ये दोनों एक दूसरे के साथ कपल्ड रिएक्शंस हैं और सेपरेट रिएक्शंस हैं। एटीपी का यह जनरेशन किस प्रकार से होता है,
इसे हम मिशेल द्वारा दी गई कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा समझा सकते हैं। मिशेल ने ये कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले एटीपी जनरेशन या माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए दी थी, जिसके अनुसार जो लैमिलीज होती हैं उन लैमिलीज में यदि पीएच का डिफरेंस हो तो इस पीएच के डिफरेंस को विभिन्न कपलिंग एजेंट्स के द्वारा हाइड्रोजन आयंस को ट्रांसफर करके समाप्त किया जाता है। और हाइड्रोजन आयन का ये जो ट्रांसफर होता है कपलिंग एजेंट्स के द्वारा, इस ट्रांसफर के साथ ही एटीपी का जनरेशन होता है। इस ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को ज़ैगेनडॉर्फ के द्वारा क्लोरोप्लास्ट पर भी अप्लाई किया गया। उसने पाया कि जो थैलेकॉइड लैमेली है, हमने देखा था क्लोरोप्लास्ट में इस तरीके से थैलेकॉइड लैमेलीज पाई जाती हैं जो कि ग्रैनम का फॉर्मेशन करती हैं। तो थैलेकॉइड, यदि ये थैलेकॉइड लैमेली की विड्थ है, तो यहाँ पर यह लैमेली का इनर सरफेस है और यह आउटर सरफेस है। आउटर सरफेस जो होता है ये स्टोमक के कांटेक्ट में होता है। यहाँ लैमेली पे विभिन्न पिगमेंट्स पाए जा रहे होते हैं। अब ज़ैगेनडॉर्फ ने देखा कि यदि इस लैमेली थ्रू पीएच का यदि ग्रेडियंट होता है तो इस ग्रेडियंट के कारण क्लोरोप्लास्ट में डार्क में भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यदि आर्टिफिशियली लैमेली के इनर और आउटर साइड में हम पीएच का ग्रेडियंट क्रिएट कर देते हैं तो डार्क में भी क्लोरोप्लास्ट के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस ऑब्जर्वेशन को लाइट रिएक्शन में होने वाले एटीपी जनरेशन पर अप्लाई किया गया। यहाँ देखा गया कि जो लैमेली है, इस लैमेली के इनर सरफेस पर वाटर का फाइटोलाइसिस होता है। फाइटोलाइसिस यहाँ वाटर का होगा, तो वाटर के फाइटोलाइसिस से यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यह जो हाइड्रोजन आयन वाटर के फाइटोलाइसिस से प्राप्त हुए, यह हाइड्रोजन आयन जब एनएडीपी का रिडक्शन करते हैं तो एनएडीपी का रिडक्शन यहाँ पर लैमेली की आउटर सरफेस पर होता है। एनएडीपी का रिडक्शन आउटर सरफेस पर हो रहा है, लेकिन वाटर का फाइटोलाइसिस इनर सरफेस पर हो रहा है। साथ ही एटीपी का जो फॉर्मेशन होता है, यह एटीपी का फॉर्मेशन भी लैमेली के आउटर सरफेस पर हो रहा है। फाइटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो हाइड्रोजन आयन जनरेट हो रहे हैं वो इनर सरफेस पर है, लेकिन उनका यूज हो रहा है आउटर सरफेस पर। यदि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इन हाइड्रोजन आयन का आउटर सरफेस की तरफ ट्रांसफर होना एनएडीपी के रिडक्शन के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि हमने बताया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में यह हाइड्रोजन आयन एनएडीपी के रिडक्शन के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर फाइटोलाइसिस से हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ ही प्लास्टोक्विनोन जो होता है वह प्लास्टोक्विनोन मोबिलिटी रखता है और प्लास्टोक्विनोन ही आउटर सरफेस से हाइड्रोजन आयंस को लैमेली के अंदर की ओर ट्रांसफर करता है। वाटर के फाइटोलाइसिस से हाइड्रोजन आयन जनरेट हुए प्लस प्लास्टोक्विनोन की मोबिलिटी के कारण भी हाइड्रोजन आयन अंदर की तरफ लैमेली में आ जाते हैं, जिसके कारण लैमेली के अंदर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर पीएच लो हो जाता है, पीएच कम हो जाता है। और इस पीएच कम हो गया है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एकत्रित हो गए हैं, इन हाइड्रोजन आयन को बाहर की तरफ ट्रांसफर करा जाता है। और ये जो ट्रांसफर करने का काम होता है लैमेली से, यह ट्रांसफर करने का काम कपलिंग एजेंट्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर कपलिंग एजेंट्स पाए जाते हैं जो कि क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन आयंस को बाहर की तरफ यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। जब ये कपलिंग एजेंट्स बाहर की तरफ हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर करते हैं या हाइड्रोजन आयन एनएडीपी का यहाँ पर रिडक्शन करते हैं। लगभग 3 हाइड्रोजन आयंस के ट्रांसफर से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यह देखा गया है कि जो एटीपीएस होते हैं यह
यहाँ पर कपलिंग एजेंट का काम करते हैं और यह ATPase हाइड्रोजन आयन को बाहर ट्रांसफर करने के साथ साथ ADP से ATP का जनरेशन भी करते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन आयंस के थैलेकॉइड लैमेलिनी के थ्रू ग्रेडियंट फॉर्मेशन के कारण अल्टीमेटली ATP का फॉर्मेशन होता है। यदि अनकपलिंग एजेंट को यूज कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में दोनों रिएक्शंस की कपलिंग रुक जाती है, तो ATP का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल NADP का रिडक्शन होता है। इस प्रकार से हम यदि कंप्लीट जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को यदि हम समराइज करें तो इस प्रकार से रिएक्शन प्राप्त होती है 2H2O प्लस 2 NADP प्लस ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यह सन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और इसके लिए क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता रहेगी और इससे हमें प्राप्त होगा NADP प्लस ATP और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पर रिलीज होगा। तो कंप्लीट लाइट रिएक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल को प्रयोग करके यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज की गई, NADP का रिडक्शन हुआ और ATP का फॉर्मेशन हुआ। कंप्लीट लाइट रिएक्शन में कितने ATP जनरेट किए जाते हैं इस बात में विभिन्न जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंटर्स हैं, उनमें कंट्रोवर्सी रहती है। इस कारण से यहाँ पर कोई फिक्स नंबर ऑफ ATPs हम नहीं लिखते, यहाँ N से इसको डिनोट किया जाता है। तो यह कंप्लीट जो लाइट रिएक्शन है उसकी समराइज्ड रिएक्शन रहती है। तो इस प्रकार से आज हमने फोटोसिंथेसिस में होने वाली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का डिटेल में अध्ययन किया और देखा कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके पिगमेंट्स अल्टीमेटली साइक्लिक या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा NADP का रिडक्शन करते हैं और ATP का फॉर्मेशन किया जाता है और इस सारी प्रक्रिया में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। इस प्रकार से जनरेट किए गए रिड्यूस NADP और ATP डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए यूज किए जाते हैं। थैंक यू।